नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय पचौरी है। मैं एक गीतकार हूँ, मैं किसान हूँ, मैं नेचर लवर और मुझे लिखने का भी शौक़ है। मैं कुछ गीत रुबाइयाँ ये सब भी लिखता रहता हूँ बीच बीच में। आज आरिफ शेडोली भाई ने मुझसे कहा कि क्यों ना आप आते हैं और कुछ बुंदेलखंड की जो फ़िल्म है उनके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं कि बुंदेली फ़िल्में जो यहाँ बनती हैं उनको हम अगले स्तर तक कैसे ले जा सकते हैं, उसमें उनका विकास कैसे कर सकते हैं। तो इस विषय पर बोलने के लिए उन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया है। मुझे लगता है कि ये जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं फिल्मों की बढ़ने की, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक रूप से इतना सुंदरता है और ख़ासकर जुलाई से लेकर के और फ़ेब मार्च तक इतनी हरियाली और ख़ूबसूरती रहती है यहाँ पर। जो नदियाँ हैं, जो पेरिनल रिवर्स हैं, जैसे आपकी बेतवा है, आपकी पहुज है, ये तो 12 महीने बहती हैं। कुछ सीजनल रिवर्स हैं, नाले हैं, कुछ झरने हैं खूबसूरत। इनफैक्ट जब आप बेतवा क्रॉस करते हैं नॉर्थ घाट पुल से बरुआ सागर की तरफ जाते हैं झांसी में, तो दोनों तरफ का जो दृश्य है वो ऐसा लगता है कि आप स्विट्ज़रलैंड में हैं। इतनी खूबसूरती है, बेहद खूबसूरती है। फिर यहाँ पर अभी ओरछा में और झांसी में अच्छे होटल्स भी आ चुके हैं जहाँ पर टीम आकर के रह सकती है। मुझे लगता है कि किसी भी जगह में फ़िल्म बनाने की अपेक्षा अगर आप बुंदेलखंड में फ़िल्म बनाते हैं तो यहाँ पर फ़िल्म काफ़ी सस्ती बन सकती है, आपका बजट कम हो सकता है। उसका कारण है यहाँ पर स्टे, यहाँ का ट्रैवलिंग, यहाँ का कम्यूशन, ये सब कम्यूट करना, ये सारी चीज़ें बहुत सस्ते में हो जाएंगी आपको झांसी में। जबकि आप किसी भी बड़े शहर में जाएंगे या टूरिस्ट प्लेसेस पे जाएंगे, वहाँ पर ये चीज़ों का कॉस्ट डबल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से हमारा बुंदेलखंड एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अगर बॉलीवुड या और भी क्षेत्रों के जो फिल्म निर्माता हैं वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर अपनी फ़िल्मों का निर्माण करें, तो उनको अच्छी क्वालिटी, यहाँ पर जो स्टार्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं बुंदेलखंड के, वो भी बहुत अच्छी अच्छी एक्टिंग करते हैं और उनको फिल्मों का ज्ञान है। उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो बॉम्बे में स्ट्रगल भी कर रहे हैं और उनको आइडिया भी है कि एक क्लास फिल्म को बनाने के लिए किस तरह का स्तर चाहिए। उसके लिए भी बहुत अच्छी खासी टीम है यहाँ पर आर्टिस्ट की, जो सपोर्टिंग आर्टिस्ट के तौर पर यहाँ से यहाँ लोकली मिल जाएंगे आपको, जो अवेलेबल है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरा ये कहना है, जो भी फिल्म बनाते हैं जहाँ बुंदेलखंड के लोग या बॉलीवुड के लोग, कि वो बुंदेलखंड में आएँ और यहाँ पे फिल्मों का निर्माण करें। हमारे यहाँ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं बहुत सारे, पुराने किले हैं, पुरानी बावड़ियाँ हैं, पुराने फोर्ट्रेस हैं, जहाँ पर आपको अपनी स्टोरीज़ के हिसाब से लोकेशन मिल सकते हैं। यहाँ फॉरेस्ट हैं, नेचुरल रिजर्व फॉरेस्ट हैं, यहाँ पर जंगल हैं, यहाँ पर पथरीला क्षेत्र है, पहाड़ियाँ हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं जो किसी भी फिल्म मेकिंग में आपको एक अच्छा लोकेशन दे सकती हैं, आपको एक अच्छा बैकड्रॉप दे सकती हैं। उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरा आग्रह है आप लोगों से कि बुंदेलखंड की तरफ दृष्टि डालें और बुंदेलखंड को एक फ़िल्म हब के तौर पर डेवलप करें। ये ना सिर्फ आपकी फ़िल्मों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि ये क्षेत्र जो पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ से पलायन होता है, लोग बाहर जाते हैं, उनको भी रोज़गार मिल पाएगा, तो इस क्षेत्र का विकास होगा। अभी हमारी सरकारों ने भी इस बुंदेलखंड क्षेत्र की तरफ ध्यान देना शुरू किया है। यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है, यहाँ पर बहुत जल्दी मुझे लगता है शायद एयरपोर्ट भी आ जाएगा। तो जो एक समस्या है बॉम्बे के लोगों को कि उनको ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा होता है, ट्रेन से आते हैं, तो शायद उस समस्या का से भी उनको निजात मिल जाएगी। इसके अलावा जब डिफेंस कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली बढ़ेगा। अभी ऑलरेडी यहाँ पर सड़कें काफ़ी अच्छी हैं, रिंग रोड बनी हुई है झांसी चारों तरफ, एक पार्ट रह गया है, उस पर भी काम शुरू होने वाला है बहुत जल्दी। तो उस हिसाब से मेरा मानना है कि झांसी को, बुंदेलखंड को
न सिर्फ झांसी, बुंदेलखंड, झांसी, ललितपुर, महोबा, दतिया, शिवपुरी, जो आसपास का क्षेत्र है हमारा, वो इस इन तमाम क्षेत्रों में इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप बहुत अच्छी फिल्म बहुत कम कॉस्ट में यहाँ बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चल वॉक करते चलें क्या? बारिश हो रही है, कहने दीजिए। अरे भाई को मैं भी रास्ते में एक नज़्म सुना रहा था तो उनको बहुत अच्छी लगी। मैं आपको वही नज़्म आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए, मैं नेचर लवर हूँ। मैं रोज़ का करीब 4-5 घंटे मैं नेचर के साथ में रहता हूँ, पेड़ पक्षियों के साथ में रहता हूँ। ये जो फार्म हाउस आप देख रहे हैं, मैं यहीं पर अपना समय व्यतीत करता हूँ। और यहाँ पर गौ माता हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ हरियाली है, यहाँ हमने तरह तरह के पेड़ लगाए हुए हैं। यहाँ आयुर्वेद के पेड़ हैं, यहाँ पर फ्रूट बेयरिंग ट्रीज़ हैं, यहाँ पर ऑर्नामेंटल ट्रीज़ हैं, यहाँ पर टिम्बर ट्रीज़ हैं। जो भी पॉसिबल फ्रूट बेयरिंग ट्रीज़ हो सकते हैं बुंदेलखंड के और हमारे यहाँ के वेदर के हिसाब से, वो हमने सब यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो क्या है कि मुझे खुद लगने लगा है इन वृक्षों के साथ रह करके कि शायद मैं भी एक वृक्ष हूँ। तो उसी विचार पर मैंने एक 4 लाइनें लिखी थी, वो आपके सामने पेश करता हूँ कि पला बड़ा हूँ पेड़ों के संग, उनके ही गुण सीखा हूँ। पला बड़ा हूँ पेड़ों के संग, उनके ही गुण सीखा हूँ। दिखता हूँ इंसान में लेकिन बिल्कुल वृक्ष सरीखा हूँ। बहुत बढ़िया। दिखता हूँ इंसान में लेकिन बिल्कुल वृक्ष सरीखा हूँ। मेरा सच्चा दोस्त है पानी, वृक्ष का भी दोस्त पानी है और मेरा भी दोस्त पानी है। हवा के संग करता नादानी, वृक्ष भी करता है, मैं भी करता हूँ। गाता हूँ बूंदों की धुन पर, जैसे आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की बारिश हो रही है इस समय। ये जो इस तरह का माहौल होता है, ये मुझे लिखने के लिए प्रेरित करता है, गाने के लिए प्रेरित करता है। गाता धुन पर, जैसे वृक्ष को आप कुछ भी कह दीजिए, वो आपको जवाब नहीं देगा। मेरा भी आचरण वृक्षों के साथ रह कर ऐसा बन जाए। कोई कुछ भी कह देता है, मैं आनंद में सुन लेता हूँ, उसको दुआएं देता हूँ। चुप रह जाता हूँ मैं सुनकर, सूर्य को मैं नारायण मानूं। वृक्ष के लिए भी सूर्य पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और मेरे लिए भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने वृक्ष के लिए ज़रूरी हैं। तो सूर्य को मैं नारायण मानूं, कृपा में उनकी सब पहचानूं। और चिड़ियों के संग बातें करता, पतझड़ बाद सृजन कर बढ़ता। जैसे पेड़ में जब पतझड़ आ जाता है, उसके बाद दोबारा सृजन करता है पेड़, स्वतः वो खुद पत्तियाँ पैदा करता है और दोबारा हरा हो जाता है। तो मेरे साथ में अच्छा बुरा वक्त आता रहता है और मैं, अगर मेरे जीवन में पतझड़ आता है तो सृजन भी होता है। मुझ में स्वाद हैं कई रंगों के, मुझ में स्वाद हैं कई रंगों के, लगता देखता हूँ इंसान में लेकिन बिल्कुल वृक्ष सरीका हूँ। काट से छटता नहीं बढ़ता, जैसे वृक्ष को आप छांटते हैं तो वो और बढ़ जाता है। तो मैं भी, अगर मुझे कोई कम करने की कोशिश करता है, कम आंकने की कोशिश करता है, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ और उससे सीख करके आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। कांटे से छटता नहीं बढ़ता, मेरी खूबी मेरी जड़ता। जड़ता मीन्स, जड़ता से दो मतलब है। एक तो आप फैली हुई जड़ें हैं, पकड़ी हुई ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। दूसरा, मैं बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान जब किसी व्यक्ति को आ जाता है ना, तो उसको परेशान करने लगता है। उतना ही ज्ञान है, उतनी ही नॉलेज है जितनी मुझे जीवन के लिए, जीने के लिए ज़रूरी है। मेरी खूबी मेरी जड़ता, लगते फल तो मैं झुक जाता। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी करोंदों में फल लगे हुए हैं। फलों के लगने से पेड़ में झुकाव आ जाता है। तो कोई अच्छा गुण मैं सीखता हूँ, कोई अच्छी चीज़ सीखता हूँ किसी से, तो मैं झुक जाता हूँ। लगते फल तो मैं झुक जाता, वादा अपना पूर्ण निभाता। अगर किसी कोई भी कमिटमेंट करता हूँ तो उसको मीट करता हूँ। जैसे फल है, फल का कमिटमेंट है कि मुझे साल में एक बार फल देना है, तो वो अपना कमिटमेंट निभाता है। मेरा भी अगर किसी के लिए कोई कमिटमेंट है तो मैं उसको निभाता हूँ। वादा अपना पूर्ण निभाता, नभ से रसातल तक फैला, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ और लेकिन आकाश की ऊंचाइयाँ अंतहीन है मेरे लिए भी, वृक्ष के लिए भी। नभ से रसातल तक फैला, दिल उजला है कुछ नहीं मैला। पंथी पंछी पथिक का बनूं सहारा, मुझ पे असर करे ना पारा। जिस तरह से टेम्परेचर का असर वृक्ष के ऊपर नहीं पड़ता, वो उसके भरी धूप में भी वो पक्षियों को और पथिक को अपना देता है। तो काम आ सकता हूँ
तो काम आने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। दिल उजला है कुछ नहीं नभ से रसातल तक फैला दिल उजला है कुछ नहीं मैला, पंछी पथिक का बनू सहारा मुझ पे असर करे, आयु कितनी हो लगता है अभी अभी बस पी का हूँ। जैसे पेड़ की कितनी भी आयु हो, लेकिन पेड़ का हृदय यही कहता है कि वो अभी पीक करके आया है, निकला है, बच्चा है। तो दिल से मैं बच्चा हूँ जी, बिल्कुल बच्चा, जब पेड़ जैसा हूँ बच्चा जैसा हूँ। आयु कितनी हो लगता है अभी अभी बस पीका हूँ, दिखता हूँ इंसान में लेकिन बिल्कुल वृक्ष सरीका हूँ, बिल्कुल वृक्ष सरीका हूँ। बहुत बढ़िया। एक आपके ताजमहल की बड़ी अच्छी नज्म है, कृपया उससे भी सुनाएं। अरे भाई, ये नज्म मैंने उस वक्त लिखी थी जब मैं शायद 12th का एग्ज़ाम दे रहा था, यानी 86 की बात होगी। उस दौरान जब मैं पढ़ता था तो बीच बीच में मैं कुछ लिखता था। ये नज्म मैंने उस दौर में लिखी थी, यानी मेरी उम्र करीब 17 साल 16 साल के आसपास होगी। लेकिन वो नज्म आज भी लोगों को बहुत अच्छी लगती है, और मुझे तो कंठस्थ है, तो वही मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि मैं हूँ यारो ताजमहल, मैं आगरा में रहता हूँ। मैं हूँ यारो ताजमहल, मैं आगरा में रहता हूँ, और जो कुछ भी मैंने देखा है वो बातें तुमको कहता हूँ। इसमें बहुत त्रुटियाँ हो सकती हैं, टेक्निकल एरर हो सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको कभी करेक्ट करने की कोशिश नहीं की, जो लिखा था वही चला आ रहा है। नहीं, बहुत बढ़िया। मैं हूँ यारो ताजमहल, मैं आगरा में रहता हूँ, और जो कुछ भी मैंने देखा है वो बातें तुमको कहता हूँ। ये मत समझो कि मैं हूँ बस दो कब्रों का आशियाना, या मुमताज़ को दिया गया किसी दीवाने का नजराना। ये मत समझो कि मैं हूँ बस दो कब्रों का आशियाना, या मुमताज़ को दिया गया किसी दीवाने का नजराना। मैं तो हूँ यारो दुनिया के दिलों की तस्वीर, मैं तो हूँ यारो दुनिया के दिलों की तस्वीर, वो तस्वीर जिसने देखी है वक्त की बदलती तकदीर। मैं तब से यहाँ मौजूद हूँ जब ना तो ईद मुसलमान थी, मैं तब से यहाँ मौजूद हूँ जब ना तो ईद मुसलमान थी, तब से हूँ यहाँ जब होली भी हर बंदे की जान थी। तब भेदभाव कुछ भी ना था, यही हमारी शान थी, क्या बेटी माँ क्या बहू बहन, जब सब माँ पर कुर्बान थी। हर एक मज़हब तब सच्चा मज़हब था, और कत्लों की वजह न कोई एक रब था। हर एक मज़हब तब सच्चा मज़हब था, और कत्लों के वजह न कोई एक रब था। तब प्यार दिलों में होता था, बस प्यार प्यार ही होता था, कोई ना था रकीब उस वक्त, हर शख्स यार ही होता था। तब नदियाँ थीं, पुरवाई थी, हरियाली थी, शहनाई थी। ये सिमिली है, ये सिम्बलाइजेशन है। तब नदियाँ थी, प्योर वाटर, तब नदियाँ थी, पुरवाई थी, प्योर एनवायरनमेंट था। तब नदियाँ थी, पुरवाई थी, हरियाली थी, ग्रीनरी थी, और प्योर म्यूज़िक और शहनाई थी। तब हीरे थे, तब रांझे थे, तब लवर्स थे जो प्यार करते थे, आत्मा से एक दूसरे से लिए मोहब्बत करते थे। तब हीरे थे, तब रांझे थे, हाय लोगों ने क्या वफाएं पाई थी। आज क्या नहीं, सब कुछ तो है। अब क्या है, कुछ भी तो नहीं। ना प्यार रहा, ना प्रीत रही, ना होली है, ना ईद रही। ना प्यार रहा, ना प्रीत रही, ना होली है, ना ईद रही। अब हिंदू हैं, मुसलमान हैं, अब मज़हब हैं, अब छुरियां हैं, अब घरों के बीच दीवारें हैं, और दिलों के दरमियाँ दूरियां हैं। अब लहू मैदान जंग में नहीं, बस सड़कों पर ही बहता है। मैं दूर खड़ा, चुपचाप खड़ा, केवल तकता रहता हूँ। जो कुछ भी मैंने देखा है वो बातें तुमको कहता हूँ। मैं हूँ यारो ताजमहल, मैं आगरा में रहता हूँ, मैं आगरा में रहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे भाई, थोड़ी बारिश रुकी है, मैं चाहूँगा लोगों को जरा। हाँ, और तो आपने बुंदेलखंड पे भी काफ़ी कुछ लिखा है। हाँ, मैंने बुंदेली गीत बहुत सारे लिखे हुए हैं, और मैं कई फिल्में जो यहाँ निर्मित हुई हैं उनमें मैंने गाने लिखे हैं अपने। तो एक गाना है जो किसी फिल्म का नहीं है, इसको बिग एफएम के माध्यम से रिकॉर्ड किया गया था, बुंदेली सॉन्ग था, और इस एल्बम का नाम था रेनबो। इसमें 8 गाने थे, उसमें से एक बुंदेली गाना है, मैं आपको याद बताता हूँ कि बुंदेलखंड के आगे भैया लंदन कछु भी नैया, बुंदेलखंड के आगे भैया लंदन कछु भी नैया। अगर मिले उते केक पेस्टी, अगर मिले उते केक पेस्टी, मिलती ते सिमैया। बुंदेलखंड के आगे भैया लंदन कछु भी नैया, बुंदेलखंड के आगे भैया लंदन कछु भी नैया। इते के
मर्दन पे भी पड़त है भारी, अरे इतै की नारी उतै के मर्दन पे भी पड़त है भारी, और से रन में जूझी लक्ष्मी बाई हम, और डलहौजी से रन में जूझी लक्ष्मी बाई हमारी, झांसी रानी हती शेरनी, हती शेरनी और गोरे हते बिलैया, और बुंदेलखंड के आगे भैया लंदन कछु भी नैया, बुंदेलखंड के आगे भैया लंदन कछु भी नैया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। मैं ये कह रहा था, बुंदेलखंड में जो फिल्म मेकिंग है, क्या कारण आप समझते हैं अभी तक वो संभावनाएं क्यों नहीं बन पाए? जो सबसे बड़ी कमी है कि यहाँ पर फिल्म्स में लोग पैसा लगाने को कोई राजी नहीं है। जो बड़े लोग हैं वो बुंदेली फिल्म्स में पैसा लगाने के लिए बहुत उस तरह के रिस्क लेने के लिए अभी तैयार नहीं हुए हैं। दूसरा कमी है यहाँ पे टेक्नोलॉजी के। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है अभी वो उस स्तर की नहीं है जो कि अच्छी फिल्म मेकिंग के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। हमारे पास में आर्टिस्ट हैं, हमारे पास में लोकेशंस हैं, हमारे पास में आइडियाज़ हैं, हमारे पास में कॉन्सेप्ट्स हैं, हम बहुत कुछ नया दे सकते हैं, लेकिन उसको आज की जो जो ज़रूरत है टेक्नोलॉजी की, वो उसकी ये शायद एक बहुत बड़ी वजह है कि झांसी में फिल्म मेकिंग नहीं हो पा रही है, और उसमें दिक्कतें आ रही हैं। इसमें पानी ख़त्म हो गया लग रहा है, और कोई वजह नहीं। अच्छा, ये आपने फार्म हाउस बना रखा है अपना? जी जी जी। इसके पीछे क्या विजन था आपका? ये लगभग मैंने 12 साल पहले, मुझे पता नहीं क्यों कुछ थॉट्स आते थे कि एक ऐसी स्थान होना चाहिए जहाँ पर नेचर हो, प्रकृति हो, कुछ नयापन हो, अलग से कुछ चीज़ बनाई जाए। ये फार्म हाउस में देखिए, ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये नवग्रह वाटिका है। इसमें 9 ग्रहों के पेड़ लगे हुए हैं। अच्छा। जो 9 ग्रह होते हैं उनके लिए एक एक असाइंड ट्री होता है, तो वो इसमें लगे हुए हैं। जबकि आगे ये जो जो एक वाटिका आप देख रहे हैं, इस वाटिका को नक्षत्र वाटिका कहते हैं। अच्छा अच्छा। ये 27 नक्षत्रों के वृक्ष लगे हुए हैं। अच्छा। हाँ, ये आप देखिए आयुर्वेदिक ये मधुनाशिनी है, ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। अच्छा, किस काम आती है? ये शुगर कंट्रोल के लिए काम आती है। इसकी लीव्स अगर आप खाते हैं तो ये शुगर कंट्रोल में। अच्छा। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि कुछ देर के लिए इसे चबा के आप, अब आप चीनी खाएंगे तो आपको चीनी का असर नहीं आएगा। अच्छा। हाँ, ये इसकी ये प्रॉपर्टी आप खा के देख सकते हैं। ये शास्त्री जी के यहाँ देखा था हमने। हाँ बिल्कुल जरूर, ये शास्त्री जी के यहाँ लगी होंगी, बिल्कुल जरूर। नहीं नहीं, वो इसके सूखे पत्ते रखे थे। हाँ जी हाँ जी। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये है अश्वगंधा। 5-10 पत्तियां रोज खा सकते हैं। हल्की सी कड़वी होती है, लेकिन ये इम्यूनिटी बिल्डअप करने में बहुत मददगार है। ये देखिए, अच्छा। हाँ, इसे खा सकते हैं आप। मैं रोज इसका सेवन करता हूँ। बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये कपूर तुलसी लगी हुई है। ये है सर्पगंधा। अच्छा, ये कपूर तुलसी है? ये कपूर तुलसी है। ये तुलसी का ही एक वैरायटी है। अच्छा कपूर तुलसी का। अच्छा। ये छुई मुई जिसको हम कहते हैं, टच मी नॉट। हाँ हाँ, ये ना। हाँ, ये हम लोग बचपन में बहुत छुए हैं इसको। हाँ। ये बहुत छूते थे हम लोग। हाँ। ये एक बहुत अच्छा मेडिसिन है, स्पेशली जो जिनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है लेडीज को, उनके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। ये हरशंगार है। ये आपको बेहतरीन जड़ी बताता हूँ मैं। ये इसे कहते हैं हड़जोड़। हाँ। ये देखिए, ये हड्डी जैसी दिखती भी है, और जिसकी हड्डी अगर टूट जाती है तो ये इतना टुकड़ा या आधा टुकड़ा उसको कुचल के दूध में डाल करके रात में पी लें, हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपकी हड्डी जुड़ जाएगी, गारंटी से। क्या बात। ये इतनी ताकत है। ये निर्गुंडी का वृक्ष है। ये इसकी जो छाल है ये बहुत कामगार होती है ज्वर में, किसी को बुखार आ जाए और इसको हम लोग पी सकते हैं उबाल करके, इससे ठीक हो जाता है। ये आपकी नक्षत्र वाटिका? ये नक्षत्र वाटिका है, जो 27 नक्षत्र होते हैं, भरणी, तरणी, रोहिणी। थोड़ा सेंटर में चले। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए।
ये हम आपको सभी औरन को हम जो लोकेशन की दृष्टि से भी दिखा रहे। हमारे संजय भैया कह रहे काऊ को शूटिंग करने तो इतने आ सकत, उनको स्वागत है। काहे नहीं आ सकत, जो जो आप ही लोगन के लाने हैं कोई भैया को इधर शूटिंग करने हो सो आ जाए, इधर शूटिंग कर सकत। इधर रहने को भी इंतजाम है, इधर हाँ। खावे पीवे को भी इंतजाम है, इधर गोबर गैस लगी सो चूल्हा की जरूरत नहीं है, गोबर गैस पे खाना बन जाते थे सब। अब आप समझ लो आपने बुंदेलखंड को फिल्म ग्राम बसा दो होते एक तरह से। हाँ। ये देखिए ये 27 नक्षत्र लगे हुए हैं। अच्छा, पूरे पेड़ हैं ये हाँ, ये हर नक्षत्र के वृक्ष हैं, जैसे ये बांस है, ये पीपल है, ये बरगद है, ये पलाश है, ये आपका पाखर है, ये रीठा है, ये बेल है, ये अर्जुन है, ये ये मौलश्री है, ये क्या कहते हैं, नाम भूला वृक्ष का, सागौन नहीं कुछ और होता है, ये कटहल है, ये शमी का वृक्ष है। ये देखिए ये शमी बड़ा रेयर है, झांसी में शायद कमी होंगे शमी के वृक्ष। ये राजस्थान का वृक्ष है। और जो बिश्नोई समाज है वहाँ का, उन्होंने इसको एक बार अंग्रेजों ने काटने का आदेश दिया था, तो उनके लोग से चिपक गए थे और उन्होंने अपनी जान दे दी थी, मगर वृक्ष को नहीं कटने दिया था। अच्छा। ये बहुत पवित्र वृक्ष माना जाता है। इसकी जो पत्तियां हैं शिव जी की बहुत प्रिय पत्तियां होती हैं, शिव जी को चढ़ाई जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसकी जो फलियां आती हैं वो उसकी सब्जियां भी बनती हैं। और ये जो इसकी पत्तियां हैं ना, फॉडर भी होता है जानवरों के लिए, ऊँटों के लिए, बकरियों के लिए, वो लोग ऐसा फॉडर यूज कर लेते हैं। इसकी ग्रोथ बहुत कम है, लेकिन ये बहुत विशाल वृक्ष बन जाता है। और कहा जाता है कि ये चूंकि रेगिस्तानी पेड़ है तो उसको पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये पानी, इसकी जड़ें स्वतः दूर दूर तक जाकर के पानी ढूंढ लेती है अपने वृक्ष के लिए। बहुत बढ़िया। अभी बारिश के कारण थोड़ा बेतरतीब हो रहा है यहाँ पर। नहीं अभी कटिंग करानी है हम लोगों को। शीशम का पेड़ है, ये जामुन का पेड़ है। ये अलग अलग, ये आंवला है, इस पे अभी आ चुके हैं एक दो बार आंवला। अभी आगे और उम्मीद है आगे आने की। सारे सिट्रस लगाए हुए हैं यहाँ पर, जो नींबू और जो मौसमी होती है वो उसके पेड़ लगाए हुए हैं यहाँ पर। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पेड़ों पर मौसमी, यहाँ से मौसमियाँ लगने लगी हैं कुछ पर। ये सफ़ेद गुड़हल है, देखिए एक सेकंड मैं आपको सफ़ेद गुड़हल दिखाता हूँ, ये बड़ा रेयर है। ये जो दतिया में माता पीताम्बरा है, ये उनका बड़ा प्रिय, ये सफ़ेद गुड़हल का पेड़ है। ये यहाँ पर ये धूमवती माई का प्रिय। हाँ। ये परमानेंट पलंग बिछा रखे यहाँ लोहे का। बड़ी वाली अभी आ रही हैं, बन रही है। बड़ी देखिए इधर ये समय, इस मौसमियाँ आ रही हैं। नींबू आए हुए हैं काफ़ी अच्छे। ये कितने एकड़ में है अपना? ये 2 एकड़ के करीब है। और इसमें हम लोगों ने सब्जियां लगाई हुई हैं। ये तिली है, यहाँ पर अलग अलग किस्म की सब्जियां लगाई हुई हैं। ये सागवान के वृक्ष लगाए हुए हैं। ये ट्यूबवेल है। हाँ ये ट्यूबवेल, उधर भी एक ट्यूबवेल है। किसी को आना हो तो आमंत्रित कर दीजिए। हाँ बिल्कुल आप ये इसमें हमने फिश ब्रीडिंग की हुई है। अच्छा। ऑर्नामेंटल जो मछलियाँ होती हैं जो हम एक्वेरियम्स में डालते हैं, हाँ, उनकी ब्रीडिंग की हुई है। अगर अभी इस समय खाली है, ये नया लॉट डालेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया।
ये जो एरिया है इसमें ये सारे फ्रूट्स लगाए हुए हैं, इसमें कटहल है इसमें। हम्म। के नींबू आ रहे हैं। नींबू आ गए बताइए। कुछ पके हुए नींबू भी हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, देखिए। एक आध बुंदेली गीत और गा दीजिए। आपको बता दें संजय जी, जो भी बुंदेली फिल्में इतने बनी सभी में आप ही ने गीत लिखो, चाहे धड़कोला हो, चाहे हमारे किशोर भैया फिल्म बनाते रहे। तो एक आध और एक गाना था हाँ। कि हंस हंस के बतरावे मोते फूलन की जो डारी, और हंस हंस के बतरावे मुँह से फूलन की जो डारी, और पीली चुनरी ओढ़े कोई सुंदर सी होए नारी। हाँ गाँव हम आओ, लिरिक्स बोल रहा हूँ, है गाँव। एक गाना और था कि भाषा अपनी बुंदेली है, बातें हैं अलबेली, और रोज शाम को यारन के संग करत हैं हम रंगरेली। क्वार्टर ले गया शाम को दाऊ निकले घर से डेली, और प्याज के संग दारू पीते मोड़ा हम बुंदेली। हम तो मोड़ा है बुंदेली, हम तो मोड़ा है बुंदेली। इसको मेरे मित्र राजू आनंद ने गाया है और बहुत खूबसूरती से इसको निभाया भी है। ये गाना काफ़ी पॉपुलर है बुंदेलखंड में, युवाओं के बीच खासकर ये काफ़ी। ये कटहल के पेड़ लगे हुए हैं। ये भी आते समय एक नज्म और आपने सुनाई थी, माँ के ऊपर थी, वो भी बचपन में लिखी थी, आपने बताया था। अच्छा हाँ। पगडंडी और हाँ वो इस तरह से थी कि उस इंसान को आज भी भाए, उस इंसान को आज भी भाए, आँख का काजल आँखों का जल, माँ की आँख में छोड़ जो आए। पवन सुहानी बहता पानी, मिट्टी से जो खुशबू आए, बैल की जोड़ी भूख भी थोड़ी, सांझ का बादल पास बुलाए। गुड़ गुड़ हुक्का तुरुप का इक्का, ताश की गड्डी रात बिताए। गाँव की गोरी आम की चोरी, आम की चोरी गाँव की गोरी, गागर ले पनघट पर जाए। उस इंसान को आज भी भाए। पर कुछ धागे कच्चे धागे, पर कुछ धागे कच्चे धागे, बूढ़ी दादी बहन की शादी, टूटा खप्पर रिश्ता छप्पर, रोग बीमारी अबला नारी, कर्ज पिता के बाद चिता के, उसे शहर से बांधते जाएं, उस इंसान को शहर से हाय। उस इंसान को आज भी भाई, आँख का काजल आँखों का जल, माँ की आँख में छोड़ जो आए, माँ की आँख में छोड़ जो आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आप सभी लोगों का शुक्रगुजार करता हूँ जिन दो लोगों ने इसको देखा और पसंद किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया और आज हम इतने आए थे अपने संजय भैया के पास, उनके फार्म हाउस में, और बहुत ही अच्छो लगो थे। और आप बुंदेली लोकगीत लिखत रहते हैं, और हमारे जितने भी बुंदेली फिल्म मेकर हैं सभी ने आपसे गीत लिखवाओ, तो आप कभी मिलो संजय भैया से और वो बुंदेली फिल्मन के लाने गीत लिखें। और ये देखो उनके खेत में जो नींबुआ ठारे बढ़िया है, मौसमी है, जो ये अपनी संस्कृति को समझने। अब हमें नींबुआ और मौसमी में फर्क नहीं समझ में आ रहा हुआ। ये देखिए इस बार खटुआ पे भी पेड़ फल आ गए, ये पहली बार आए। कौन से खटुआ? ये खटुआ नींबू नहीं, खटुआ होता है एक मिक्स है, मतलब मौसमी और नींबू का। अमरूद पे भी इस बार फल आ चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।